Hello, welcome here. In this video, we have to discuss fifth chapter that is Principle of Inheritance and Variation. ठीक है, तो ये क्लास 12 का फिफ्थ चैप्टर है जो कि हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. बट उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम अवेलेबल होती रहें. नाउ कम टू द टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. तो सबसे पहले अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, यू हैव टू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट चैप्टर. ठीक है, तो इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है कि जो कैरेक्टर्स, जो चीज़ें आपने इनहेरिट की हैं. फॉर एग्जाम्पल इसे आप ऐसे रिलेट कर सकते हो जैसे आप और आपके पेरेंट्स. तो काफ़ी सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, यानी कि आप काफ़ी हद तक अपने पेरेंट्स से सिमिलर हो. कैसे? क्योंकि आपने कुछ चीज़ें अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की हैं. तो वो किसके अंदर आ जाता है? इनहेरिटेंस के अंदर. और वेरिएशंस, हम अपने पेरेंट के कम्प्लीटली कॉपी नहीं होते, हमारे अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होता है. तो वो किस वजह से आता है? वेरिएशंस की वजह से. तो ये तो यहाँ पे समझ में आ गया कि वेरिएशन का क्या मतलब है और इनहेरिटेंस का क्या मतलब है. पर ये इनहेरिटेंस और वेरिएशन किस तरीके से होता है, इसके अंदर हमारे को, इस चैप्टर के अंदर हमारे को इस बारे में डिस्कस करना है. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जो इनहेरिटेंस और वेरिएशन हम पढ़ने वाले हैं, ये किसके अंदर आता है? जेनेटिक्स के अंदर आता है. तो आप बेसिकली जेनेटिक्स के अंदर पढ़ने वाले हो कि जेनेटिक्स क्या होता है और ये सारी चीज़ें क्या हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये क्लास 12 का, जिसके अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ों को सीखने वाले हो. तो इसे पूरा इंटरेस्ट के साथ पढ़िए. और जब आप ये वीडियोस देख रहे हो तो इसे इस तरीके से देखो कि आप साथ साथ इस चैप्टर को लर्न कर सको और आप पूरा चैप्टर खुद भी एक्सप्लेन कर सको. ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस वीडियो को देखना है. नाउ स्टार्ट करते हैं टाइम बिना वेस्ट करे हुए. तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो वो मैं आपको साथ साथ मार्क करवाती चलूँगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है. इसी के साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है पहले, ये पहली वाली लाइन के अंदर, कि जैसे एलिफेंट है तो वो बेबी एलिफेंट को ही बर्थ करता है, या फिर मैंगो का जो सीड है वो मैंगो प्लांट को ही फॉर्म करेगा. वाई ए मैंगो सीड फॉर्म ओनली ए मैंगो प्लांट. तो किस वजह से होता है कि एक एलिफेंट से बेबी एलिफेंट ही फॉर्म हो रहा है, कोई और ऑर्गेनिज्म फॉर्म नहीं हो रहा, या फिर मैंगो सीड से एप्पल का ट्री नहीं निकल रहा. तो ये किस वजह से होता है? ये सारी चीज़ें हमारे को इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है. ठीक है, तो मैं अभी स्टार्टिंग में एक टर्म बोल रही थी, जेनेटिक्स. तो जेनेटिक्स यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो. ये क्या होती है? साइंस की हमारी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक्स. इसके अंदर हम किसके बारे में डील करते हैं? इनहेरिटेंस के बारे में, एंड वेरिएशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. इसे आपको मार्क करना है. ठीक है, इसके अलावा इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस बाय विच द करेक्टर आर पास ऑन फ्रॉम द पेरेंट्स टू द प्रोजेनी. ठीक है, तो ये समझ में आ गया इनहेरिटेंस क्या है, कि करेक्टर का पास होना पेरेंट्स से प्रोजेनी में. और वेरिएशन क्या है? वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच द प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स. किस हद तक जो प्रोजेनी है, प्रोजेनी क्या है? जो न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म हुए हैं, ठीक है, पेरेंट्स से, तो किस हद तक डिफर करती है, वो किसके अंदर पढ़ते हैं? वेरिएशन के बारे में. तो आप जैसे अभी ये वीडियो देख रहे हो तो आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो उसे आप कमेंट में करके बता सकते हो. तो मैं आपको वो अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी एक वीडियो बना के, जिसके अंदर हम सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो डिस्कस कर लेंगे. बट मैं ट्राई करूँगी कि इस तरीके से आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूँ कि साथ साथ आपको ये चैप्टर समझ में आता जाए. ठीक है, तो जेनेटिक्स समझ में आ गया. इसके अंदर हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं. इनहेरिटेंस क्या होता है वो समझ में आ गया, कि करेक्टर्स को, मतलब करेक्टर्स का पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होना. और वेरिएशन की किस तरीके से वो प्रोजेनी और पेरेंट्स आपस में डिफर करते हैं. तो इतनी चीज़ क्लियर है. अब यहाँ पर देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो अगर आपको फर्स्ट चैप्टर याद है जिसके अंदर हमने ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आप जा करके उस चैप्टर को देख सकते हो. तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो पेरेंट है और प्रोजेनी है वो आपस में कम्प्लीटली सिमिलर होते हैं, यानी कि जो प्रोजेनी है वो एक्जैक्टली कॉपी होता है अपने पेरेंट की. पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या आते हैं? वेरिएशन. यानी कि जो वेरिएशंस हमारे को देखने को मिल रहे हैं वो किस वजह से आते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से. तो यहाँ से आपको ये मार्क करना है. इसके अलावा यहाँ पे और क्या मार्क कर सकते हो आप, कि ब्रीड एंड डिज़ायरेबल करेक्टर्स. तो यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि जैसे अगर हम दो चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं और न्यू ऑफस्प्रिंग को फॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें हम डिज़ायरेबल करेक्टर ला सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि नींबू और मौसमी का हमने पढ़ा था. जो कीनू है वो उसका क्या है? हाइब्रिड. यानी कि हमने दो डिफरेंट ब्रीड को कंबाइन किया और डिज़ायरेबल करेक्टर को प्रोड्यूस कराने के लिए एक नया चीज़ फॉर्म करी. तो कीनू क्या है? एक हाइब्रिड है. किसका? नींबू, सॉरी संतरे और मौसमी का. ठीक है, यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर है कि हाइब्रिड क्या होते हैं? जो दो डिफरेंट पेरेंट्स से फॉर्म करे जाते हैं. ठीक है,
दो डिफरेंट पेरेंट्स से फॉर्म किए जाते हैं, इसे आप ऐसे समझ सकते हो, मतलब कि दो डिफरेंट चीज़ों को हम आपस में कंबाइन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम दो संतरे को कंबाइन कर रहे हैं तो वो तो उसी की जनरेशन को फॉर्म करेगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो डिफरेंट तरीके की स्पीशीज़ को कंबाइन कर रहे हैं, इसे आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाओ, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा जनरल था, बट मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इस टॉपिक को आप कभी स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंडल, मतलब जेनेटिक्स की जो पूरा हमारी जेनेटिक्स आई है वो बेसिकली मेंडल की हेल्प से आई है। मेंडल्स ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे हमारे किस पे, पी प्लांट पे। ठीक है, तो आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मार्क करवाऊंगी मैं यहाँ पे, तो इसे आपको ध्यान से मार्क करना है। ठीक है, तो यहाँ से इसे मार्क कर लो। कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन द गार्डन पी फॉर द 7 ईयर्स। तो 7 ईयर के लिए उन्होंने गार्डन पी पे, मतलब ये नहीं पूछता जनरली कोई भी कितने ईयर के लिए एक्सपेरिमेंट हुआ था, बट फॉर योर जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि कितने ईयर्स के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो 7 ईयर्स के लिए किया था, बट ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है कि किस पे स्टडी की थी, मतलब मेंडल्स ने जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए वो किस पे स्टडी करके दिए थे, तो किस पे स्टडी करके दिए थे, पी पे। पर वो आपको कभी भी उसका जनरल नाम से नहीं देगा, वो हमेशा कैसे देगा कि उसके साइंटिफिक नेम से। तो पी को हम, जो मटर होती है उसे हम और क्या बोलते हैं, पिसम सटाइवम, ये उसका क्या है, साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो अब ये जो हमारे मेंडल थे इन्होंने ये 7 कैरेक्टर्स को लेकर के स्टडी किया था, और ये यहाँ पे सारे मेंशन दे रखे हैं। सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, इस तरीके से आगे भी हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट का क्या मतलब होता है, जो पावरफुल है एक तरीके से, डोमिनेंट नाम से ही समझ में आ रहा है। तो आप हर चीज़ को ऐसे पढ़ो कि आपको नाम से ही वो चीज़ समझ में आए। ठीक है, तो डोमिनेंट यानी कि पावरफुल, इसे आप इस तरीके से समझ सकते हो। रिसेसिव यानी कि वो मतलब अपने आप को अकेले एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उसे वो जब तक पेयर में होगा तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। तो यहाँ पर देखो, सीड शेप, अगर राउंड शेप है तो वो डोमिनेंट करेक्टर है, अगर रिंकल शेप है तो रिसेसिव है। येलो अगर कलर है सीड का तो वो डोमिनेंट है, ग्रीन है तो वो रिसेसिव है। तो इस तरीके से आपको सारा पढ़ना है। तो इससे मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट है मैं पूरा पूरा यहाँ पर बोलूँ, क्योंकि ये सिर्फ आपको दिख रहा है साफ साफ कि अगर वॉयलेट है तो डोमिनेंट है, अगर वाइट है फ्लावर का कलर तो वो रिसेसिव ट्रेट के अंदर है। तो हमें पढ़ना क्या है कि जो मेंडल थे उन्होंने इन 7 करेक्टर्स को लेकर के स्टडी की थी, और वो करेक्टर कौन कौन से हैं और कौन सी चीज़ें डोमिनेंट के अंदर आती हैं और कौन सी रिंकल के अंदर आती हैं। सॉरी, एक सेकेंड। ठीक है, सो अब आगे चलते हैं। यहाँ से आपने इसे मार्क कर लिया, इसके बाद अब यहाँ पर आगे आपको क्या मार्क करना है, इसे यहाँ से मार्क कर लो, ये मैथमेटिकल लॉजिक्स एंड अप्लाई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन बायोलॉजी। तो मतलब ये, इसे एक बार आप रीड कर लेना। वैसे तो इस मैसेज कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं वर्बली आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, बट एक सजेशन है, जब भी आप अपना कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप इस तरीके से स्टार्ट करो, आप अपनी उस चैप्टर के फर्स्ट लाइन से लेकर के एंड लाइन, यानी कि एंड ऑफ द चैप्टर आपको पूरा रीड करना होता है। और जब आप उसे रीड कर रहे हो तो एक पेंसिल लेकर के रीड करो, साथ साथ उसे मार्क करते रहो, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम उसे पढ़ोगे तो आपको सारा ना पढ़ना पड़े, बस जो आपने इंपॉर्टेंटली मार्क किया है वो पढ़ना पड़े। ठीक है, वैसे तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको साथ साथ मार्क करा रही हूँ, बट फिर भी फॉर योर श्योरिटी, फॉर योर कम्फर्ट लेवल आपको इसे पूरा रीड करना हो। ठीक है, एक बार जब आप पढ़ोगे तो रीड कर लेना, और यहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ से समझ लेना। ठीक है, तो अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स पे स्टडी की थी। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा टॉल, ड्राफ, इस तरीके से अगर हमारे फ्लावर की पोजीशन एक्सियल है तो वो डोमिनेंट है, टर्मिनल है तो रिसेसिव, स्टेम हाइट अगर टॉल है तो वो डोमिनेंट करेक्टर है, ड्राफ है तो रिसेसिव करेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर बस इन्होंने यही चीज़ को जो हम यहाँ पे इस तरीके से पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से दिया हुआ है। ये देखो, मेंडल इन्वेस्टिगेटेड करेक्टर्स इन अ गार्डन पी प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेटेड एज टू अपोजिंग ट्रेट, टॉल, डार्क, येलो, ग्रीन, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर आगे देखो, यहाँ से इसे आप मार्क कर लो। ए ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज दैट वन हैविंग अंडरगोन कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज एज अ पेयर्स। तो यहाँ पे मतलब इतना ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं जो आपको मार्क करना होगा इस पूरे पैराग्राफ में। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है कि आप, हमारे जो मेंडल थे उन्होंने 7 ईयर के लिए गार्डन के जो पी प्लांट होता है उस पर स्टडी की थी। पी प्लांट को हम पिसम सटाइवम बोलते हैं। फिर उन्होंने कंट्रास्टिंग ट्रेट्स पे स्टडी की थी, और वो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या हैं, ये सारे जो अभी हमने 7 डिस्कस किए। तो आपको ये 7 लर्न करने हैं बेसिकली, और डोमिनेंट और रिसेसिव कौन कौन से हैं तो आपको ये लर्न करना है यहाँ से। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर देखो, इन्होंने वो जो अभी हम कैरेक्टर्स डिस्कस कर रहे थे 7, तो यहाँ पे उन्होंने इसकी एक टेबल फॉर्म कर दिया है। तो इस टेबल को आपको इसे मार्क कर लो, इम्पॉर्टेंट आपको इसे लर्न करनी है।
कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स पे उन्होंने स्टडी की थी, या फिर आपका एमसीक्यू में आ जाता है कि अगर हमारा फ्लावर का कलर वायलेट है तो वो डोमिनेंट होगा या फिर वो रिसेसिव कैरेक्टर होगा, तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है कि क्या आपका इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पर आ जाओ, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का क्या, जीन्स, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। इनहेरिटेंस हमने समझ लिया था पहले, क्या समझा था कि कोई जो कैरेक्टर्स हैं जो कि पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो अब देखो इन्होंने क्या किया था, मेंडल्स ने, यहाँ से इसे आप मार्क कर सकते हो, यहाँ से मेंडल व्हेन ही क्रॉस टॉल एंड डार्क प्लांट टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो उन्होंने क्या किया, मेंडल ने एक टॉल प्लांट लिया और एक डार्क, यानी कि जिसकी हाइट कम है और एक जिसकी हाइट ज़्यादा है, दो प्लांट लिए, उन्होंने उनको आपस में क्रॉस करवाया। जब क्रॉस करवाया तो वहाँ से क्या प्रोड्यूस होंगे, सीड प्रोड्यूस होंगे। फिर उन्होंने सीड को क्या करा, ग्रो करा। जब उन्होंने इसे ग्रो किया तो जो नए प्लांट फॉर्म हुए उनको इन्होंने क्या नाम दिया, F1 जनरेशन, F1 प्रोजेनी, फिलियर प्रोजेनी, F1 जनरेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इन्होंने देखा कि जो F1 जनरेशन के हमारे प्लांट ग्रो हुए वो सारे के सारे कैसे थे, टॉल थे, उसमें कोई भी हमारा डार्क प्लांट नहीं था, यानी कि जितने भी प्लांट थे सबकी हाइट लंबी थी, कोई भी छोटी हाइट का प्लांट नहीं था। यहाँ तक क्लियर है। फिर इन्होंने क्या किया, ये जो F1 जनरेशन के अंदर प्लांट इन्हें मिले, इन्होंने फिर से इनको क्रॉस करवाया। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि जो हमारी F2 जनरेशन थी उसके अंदर इन्हें टॉल और डार्क दोनों प्लांट मिले। यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपका ये वाला जो पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक, इसे यहाँ पर मार्क कर लो। मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल प्लांट, जो इन्होंने मिले इनको, वो इन्होंने इसे फिर से जब पॉलिनेट करवाया तो इन्होंने देखा कि F2 जनरेशन के अंदर टॉल और डार्क प्लांट दोनों मिले। तो वो सरप्राइज हो गए कि F1 जनरेशन में तो कोई भी छोटी हाइट का प्लांट नहीं दिख रहा था, लेकिन F2 जनरेशन के अंदर फिर से छोटी हाइट वाला प्लांट दिखने लगा। ठीक है, तो उन्हें वो किस रेशियो में मिल रहा था वो इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है कि अगर हमारे पास टोटल 4 प्लांट हैं तो उनमें से 3 प्लांट तो कैसे थे, F2 जनरेशन में टॉल, और एक प्लांट कैसा था, डार्क, यानी कि एक प्लांट की हाइट कम थी और बाकी 3 प्लांट की हाइट जो थी वो ज़्यादा थी, लंबे थे वो। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है। तो यहाँ पे इन्होंने इसको अब क्या करा है, सम अप कर दिया है। सम अप में यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि F1 जनरेशन के अंदर तो हमारे को सारे टॉल प्लांट मिले और F2 जनरेशन के अंदर जो हमारे कैरेक्टर एक्सप्रेस हुए वो 3:1 में एक्सप्रेस हुए। द कंट्रास्टिंग ट्रेट डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग इन F1 और F2 जनरेशन। तो सबसे पहले अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ब्लेंडिंग क्या है। ब्लेंडिंग क्या है, देखो कि मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ करेक्टर नहीं हो रहा। इंटरमिक्सिंग ऑफ करेक्टर नहीं हो रहा से क्या मतलब है, जैसे कि F1 जनरेशन के अंदर जितने भी प्लांट थे वो टॉल प्लांट थे और F2 जनरेशन के अंदर टॉल भी था और डार्क भी था, कोई भी इंटरमिक्स यानी कि इन दोनों हाइट के बीच का कोई प्लांट नहीं था, यानी कि टॉल वाले करेक्टर और डार्क वाले करेक्टर आपस में मिक्स होकर के कोई इंटरमीडिएट हाइट का प्लांट नहीं फॉर्म कर रहा। ये चीज़ क्लियर है ना, आई थिंक क्लियर हो गई होगी, बट मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसे दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। तो एक बार इसे शॉर्ट में समझ लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में। तो इसमें हमने बेसिकली यही पढ़ा है कि 2 प्लांट थे, पी प्लांट थे, उन्होंने इनको आपस में क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन के अंदर देखा गया कि सारे प्लांट कैसे है, टॉल आए। पर जब हमने F1 जनरेशन वाले प्लांट को दोबारा से क्रॉस करा तो देखा गया कि F2 जनरेशन के अंदर टॉल प्लांट भी थे और डार्क प्लांट भी थे। फिर F2 जनरेशन के अंदर ये रेशियो कितना था, किस रेशियो में आ रहे थे, 3:1 में, यानी कि 3 टॉल प्लांट थे और एक डार्क प्लांट था। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। और यहाँ से कि ब्लेंडिंग वाला कि F1 जनरेशन हो या फिर F2 जनरेशन हो, वहाँ पे कहीं पे भी ब्लेंडिंग नहीं हो रही थी। तो यहाँ से इसे आपको मार्क कर लेना है, द कंट्रास्टिंग ट्रेट डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग आइदर इन F1 और F2 स्टेजेस। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर अब वो क्या चीज़ है जो कि ट्रांसफ़र हो रही है पेरेंट्स से लेकर के, जो कि न्यू ऑफस्प्रिंग में आ रही है, तो इन्होंने इसको क्या नाम दिया, फैक्टर। मेंडल ने इस चीज़ को क्या नाम दिया, फैक्टर, जिसे आज हम जीन्स के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में चीज़ आ रही है, कुछ आ रहा है, यानी कि जो कि ट्रांसफ़र हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है, इससे इस तरीके से समझ लो, किसकी हेल्प से, गैमेट्स की हेल्प से, तो वो क्या चीज़ है, फैक्टर। तो इसे मैं यहाँ से एक बार रीड कर देती हूँ। ही कॉल दीज थिंग्स एज फैक्टर, नाउ अ डेज वी कॉल दैम जीन्स। यानी कि जो चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है पेरेंट्स से प्रोजेनी में बिना किसी चेंज के, वो क्या है, हमारा जीन्स है, जिसे वो फैक्टर्स के नाम से जानते थे।
तो यहाँ से इसे आप यहाँ से मार्क कर लो। मेंडल प्रपोज दैट समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास डाउन अनचेंज फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द गैमेट्स, यानी कि गैमेट्स की हेल्प से कोई चीज़ है जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आ रही है बिना किसी चेंज के, तो उस चीज़ को इन्होंने क्या नाम दिया, फैक्टर नाम दिया, जिसे आज हम जीन्स के नाम से जानते हैं। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली जो जीन्स हैं, जीन इज़ द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इनहेरिटेंस की यूनिट क्या है, इनहेरिटेंस की यूनिट मतलब कि किसकी हेल्प से कैरेक्टर्स पेरेंट्स से प्रोजेन में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो आप बोलोगे कि जीन्स की हेल्प से जो है कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आना चाहिए आ जाता है जनरली 1 मार्क्स के अंदर कि व्हाट इज एलील्स। तो एलील्स क्या होते हैं, जीन्स जो है हमारे किसको कोड करते हैं, जीन्स विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड आर नोन एज एलील्स। ठीक है, दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम फॉर्म ऑफ सेम जीन। फॉर एग्जाम्पल आप देखो इसे आप कैसे समझ सकते हो। तो जीन्स हमारे क्या हैं, जो एलील्स क्या हैं, जो कि हमारे पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट है। फॉर एग्जांपल जैसे जीन, अगर हम हाइट को कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। तो ये दोनों टी और ये टी ये क्या है, एलील्स हैं, किसकी, जीन की। और कौन सी वाली जीन की, हाइट वाली जीन की। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर तो कैपिटल टी और कैपिटल टी का क्या मतलब है कि दोनों ही जो एलील्स हैं वो कैसी हैं, डोमिनेंट हैं। पर यहाँ पर कैपिटल टी वाली तो डोमिनेंट है और स्मॉल टी वाली क्या है, रिसेसिव। तो ये पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एलील्स। तो ये कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ये दोनों, ये सारी हमारी क्या है, एलील्स किसी एक जीन की। और एलील्स हमेशा कैसी होती हैं, पेयर में होती हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से इसे आप मार्क कर लो, जीन विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज एलील्स, दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन। तो एक सेम जीन की ये दो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, जो अभी मैं आपको बता रही थी पहले वाले पेज पे कि उन्होंने इस तरीके से क्रॉस करवाया था, तो वो यहाँ पे इन्होंने इस डायग्राम के थ्रू दे रखा है, तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये पेरेंट है, एक टॉल प्लांट है और एक डाफ है। तो F1 जनरेशन के अंदर देखा गया कि सारे प्लांट कैसे थे, टॉल थे। फिर जब इन्होंने टॉल प्लांट को आपस में सेल्फिंग करवाई, यानी कि आपस में क्रॉस करवाया, तो इन्होंने देखा कि F2 जनरेशन के अंदर 3 प्लांट तो टॉल आए और एक प्लांट कैसा है, डाफ आया। तो इसको आप जब आपका एग्जाम में आता है इस तरीके का क्वेश्चन, तो आप इसे, आपको क्या करना है, कैसे आप इसे ड्रॉ करोगे, आपको ये पूरा प्लांट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे इन्होंने बना रखा है, बस आपको इसे पेरेंट लिखना है, यहाँ पर पेरेंटल F1 और F2 जनरेशन टॉल लिखो, डाफ, उनमें आपस में क्रॉस, यानी कि ये जो बस लिखने वाली चीज़ है वो आपको लिखनी है। ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, बनाना चाहते हो आपकी मर्जी है, बट सिंपल फॉर्म में आप इसे इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हमने पढ़ लिया कि ये जो भी मैंने आपको वो टी वाले एग्जांपल से बता रही थी, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, यानी कि ये सारी जो हैं किसकी हैं, एलील्स हैं, हाइट के लिए एलील्स हैं। एक ही जीन के लिए 3 डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलील्स इस तरीके से फॉर्म हो सकती हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो होमोजाइगस, होमो नाम से समझ में आ रहा होगा, जैसे कि हम पढ़ते थे 11th क्लास के अंदर, आई थिंक चैप्टर है सॉल्यूशन वाला, जिसमें हमने पढ़ा है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना। तो इसी तरीके से होमो मतलब क्या है, सेम। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि अगर दोनों जो एलील्स हैं वो सेम हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिकल या फिर होमोजेगस जाइगस। अगर दो डिफरेंट तरीके की हैं तो उसे हम, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो वो क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस। यहाँ तक क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखो